नमस्कार, क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की सांसद गणों से भेंट की। मीडिया से बातचीत में सीएम ने बैठक के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह की रूटीन बैठक होती है। इन बैठकों में विधायकों और सांसदों से संवाद कायम करके उनके फीडबैक लिए जाते हैं, जिससे सरकार के कामों में फिर उसे शामिल किया जाता है ताकि काम को और सुचारू रूप से किया जा सके। देखिए, ये हमारी चूँकि समय-समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकों के साथ और माननीय सांसदों के साथ ये लगातार संवाद कायम करना और उनके फीडबैक और तमाम चीज़ें जो हमारे संगठन की भी होती हैं, सरकार से संबंधित होती हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के बीच से जो चीज़ें आती हैं, उन सबको फीडबैक के रूप में लेकर आसानी से क्रियान्वित करने में आसानी होती है, सरकार के कार्यक्रमों में शामिल करने में आसानी होती है। उस फीडबैक के आधार पर काम करते हैं, इसलिए ये बैठकें हमारी नियमित अंतराल पर होती है, बैठक होती है। तो सांसदों और विधायकों के साथ सीएम ने बैठक की थी। इस बैठक में कई लोग शामिल थे। सबसे बड़ी चीज़ है बैठक को किस रूप में लिया जा रहा है। देखिए, दायित्वधारियों की बात हो रही है यहाँ पर कि अभी दायित्वधारियों का दायित्व नहीं बांटा गया है। बात की जाए प्रभारी की और बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सारी रिपोर्ट तैयार हो गई है और वो रिपोर्ट जो है केंद्र को भेज दी गई है। वहीं से फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा देना होता है, तो इसलिए उनकी हामी ज़रूरी है। वहीं ये जो आप बैठक है जो चल रही थी, इस बैठक को आप हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। इसका कारण इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव है और निकाय चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी अपने मिशन मोड पर है। बीजेपी अब निकल चुकी है ताकि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक अच्छा रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि जो सांसदों के साथ जो बैठक हुई है उसमें कई सारे मुद्दे भी उठाए गए होंगे, कई सारी बातें रखी गई होंगी, जैसे अंकिता हत्याकांड का मामला क्यों ना हो, और भी कई सारे मुद्दे हैं, पेपर लीक मामला हो। तो कैसे इन सब मुद्दों से निपटा जाएगा, इस पर भी सलाह मशवरा हुआ है। और इसे एक रूटीन बैठक के रूप में तो कहा जा रहा है, लेकिन ये एक रूटीन बैठक नहीं है। क्योंकि रूटीन बैठक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह की बैठक अक्सर देखी नहीं जाती है। अगर देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनज़र ये काफ़ी अहम हो जाती है बैठक। अब ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बैठक से कुछ नहीं होगा और हम जो है सवाल उठाएंगे ही जनता के सामने। कई सारे सवाल हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पवन तोमर जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर जीतराम मार जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। अमरेंद्र बिष्ट जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं। राजेंद्र पंत यूकेडी प्रवक्ता भी थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हम पवन तोमर जी आपका रुख कर लेते हैं। पवन तोमर जी, बैठक हुई थी सांसदों के साथ, सीएम धामी ने बैठक की थी, तो इस बैठक को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? 2024 की एक्सरसाइज के रूप में देखा जाए इसे, निकाय चुनाव के एक्सरसाइज के रूप में देखा जाए इसे? जी, पहले तो मैं सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बैठकें हैं, व्यवस्था को लेकर के, अपनी आपस की बातचीत को लेकर के होती रहती है। कोई विशेष मुद्दा ना होकर के हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं श्रीमान गौतम जी, और वो आए हुए थे और कई कार्यक्रम जो है ज्योतिबा कॉलेज को लेकर के हुए थे। उसी के निमित्त एक बैठक भी जो हमारे उत्तराखंड के सभी सांसदगण हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ बैठक हुई है। और सांसदों के साथ ही बैठक नहीं हुई, इससे पहले संगठन के जो हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, उन सभी के साथ में बैठकों का दौर हुआ है। और ये बैठकें एक सामान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, व्यवस्था को लेकर के और चिंतन मनन को लेकर के ये हमेशा बैठक होती रहती है। जहां तक मुद्दों की बात है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष हमेशा उठाता रहा है, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए ये विषय वास्तव में कहां तक सही है, कहां तक गलत है,
इन सबको दृष्टिगत रखते हुए बैठक में विचार विमर्श होते हैं हम्म। और ये हमेशा होते रहते हैं। ठीक है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि भाई बैठक पहली बार हुई है। ये संभवतः हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जितने हमारे मोर्चे हैं 6, उनकी कार्य समिति, उन कार्य समिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसदगण, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनमें रहते हैं और जनता के हित के मुद्दे, किसान के हित के मुद्दे, चाहे वो किसी भी प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर विस्तार से चर्चा होती ठीक है पवन तोमर जी। और उनका हल कैसे किया जाए, ये सारे हल पर चर्चा होती है। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, बीजेपी देखिए मिशन मोड में है। अब पवन भाई लगता है कुछ छुपा रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं कि देखो अब हम मिशन मोड में हैं और चुप्पे से हम पूरी सीट जीत लेंगे, लेकिन बीजेपी मिशन मोड में है। जीतराम आर्य जी वो लगातार मीटिंग कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, लेकिन सर आपके यहाँ संगठन में जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, संगठन के अंदर जो उतना खास नहीं चल रहा है, आप लोग किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं? 2024 का चुनाव हो, निकाय चुनाव आने वाला है, उन सब चीज़ों को लेकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है? कैसे इतनी बड़े संगठन से अब कांग्रेस पार्टी जीत के लिए कोई ऐसा मंत्र आप लोग की तरफ से कोई आया है सामने कि हम भाई अब इस मंत्र को लेकर चलेंगे तभी जीत पाएंगे वरना नहीं? जी नमस्कार। मेरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कहिए कि मिशन या एक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो विकास की तो बात नहीं करते, विकास के लिए कोई मीटिंगें नहीं होती हैं, जनहित के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, तमाम प्रदेश के विकास में क्या उचित है, ये सब चीजों को छोड़ करके जब भी हमने देखा पिछले सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर में पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और प्रदेश में भी 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन जरूर रहा है कि ये किसी तरह एन केन प्रकारेण हम चुनाव को जीत जाए, किसी तरह से सत्ता को पे काबिज कर ले, चाहे जनता का हित हो या न हो, जनता को किस तरह से बरगलाना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है। तो इसी वजह से आज तक, क्योंकि 1 साल से भी अधिक का समय नए सरकार को हो गया है और पूरे सांसद यहाँ से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से गए हैं, लेकिन उन सांसदों में शायद ही आपने कभी सुना होगा कि कोई सांसद ने अपने क्षेत्र में कोई विकास की योजना का शिलान्यास किया हो, कोई विकास की योजना का लोकार्पण किया हो, या कोई विकास की योजना बनाई हो, या जन समस्याओं को सुनने के लिए कहीं पर उन्होंने जनता दरबार लगाया हो, या जो तमाम समस्याएं जनता की हैं उन पे उन्होंने चर्चा करने का कोशिश की हो। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने इस तरह के काम अपने क्षेत्र में देखिए इधर एक एक्सरसाइज जो चल रही है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस भी आपको मालूम है कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी अपनी जमीन यहाँ पर तलाश रही है और उत्तराखंड के अंदर की किसी तरह अपनी जमीन तलाश रहे। तो इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी का क्या अब रोल होने वाला है, निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों ना हो? देखिए, आज तो आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर के खुशी मना रही है, इस बात का उल्लास और उत्साह मना रही है कि आम आदमी पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है अभी एक दिन पहले। और उसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद हम सबसे तीसरा ऐसा दल हैं जिनकी एक से अधिक राज्यों में सरकार बनी है। तो उसको लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको लेकर के कार्य कर रहा है। तो उसमें जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और निकाय का चुनाव भी लड़ेंगे। उसको लेकर के बूथ स्तर प्रत्येक मतलब वार्ड जो कमेटियां हैं, वार्ड कमेटियां बनाई जा चुकी हैं, बूथ अध्यक्षों की घोषणा हो गई है, जिलों में कार्यकारिणी बना दी गई है। एक आध जिले को छोड़ दें तो उसके अलावा लगभग सभी जिलों में कार्यकारिणी बन गई है। प्रदेश के जो डेलीगेट्स हैं वो बना दिए गए हैं। प्रदेश की जो मुख्य पद हैं उन पर
रह कर के लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं में से प्रदेश अध्यक्ष को बहुत जल्दी जो है चुना जाना है और प्रदेश अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में 2027 को लेकर के अभी से प्रत्येक गांव जा कर के घर घर जा कर के मतलब जो 24 पर उतना ध्यान नहीं, आप लोग का फोकस है 2027 पर? नहीं, मैं चूंकि 24 का और निकायों का मैंने अपनी बात में कह दिया था, तो उसके बाद इन चुनावों के बाद उसके बाद उत्तराखंड में जो 27 को विधानसभा का जो चुनाव होना है उसके लिए पार्टी अभी से किस तरह प्रत्येक विधानसभा स्तर पर काम किया जा सकता है, किस तरह संगठन खड़ा किया जा सकता है, उसको लेकर के पार्टी पूरी कवायद के साथ जुटी हुई है। ठीक है। जीतराम मायर जी, देखिए सवाल ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जीतराम मायर जी कि कांग्रेस आखिर किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच में? देखिए अगर लोकल बॉडी का चुनाव होते हैं तो फिर जो जनता है, आप अंकिता हत्याकांड को उठाते रहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे चाहिए नाली, उसे चाहिए सड़क, उसे चाहिए सफाई, उसे यही सब चाहिए। तो लोकल बॉडी के चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह से तैयारी, देखिए आप लोग की है, क्योंकि अभी तक तो हम जितना सुन पा रहे हैं, जितना मैंने देख रहे हैं इतने दिनों से, तो अंकिता हत्याकांड हो, पेपर लीक मामला हो, उसी को लेकर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आप लोग किसी मुद्दे पर अभी उतना नहीं बोल रहे हैं। ये देखिए, बीजेपी ने तमाम मुद्दे कांग्रेस के लिए छोड़े हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे युवाओं पे लाठी चार्ज की बात हो। ये रोजगार मांगो और लाठी दी गई है। जो इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देने का काम उत्तराखंड में करेंगे। उत्तराखंड के युवाओं का समय है और युवा को रोजगार देने का, लेकिन जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो जीतराम जी, उन्होंने लाठीचार्ज ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ठीक रहेगा, लेकिन अगर पार्षदी मेयरी के लेकिन चुनाव होंगे तो उसमें तो लोग थोड़ी ना कहेंगे। निकायों के लिए भी महंगाई मुद्दा है। हाँ। भाई जो आम आदमी के बीच से पार्षद आपके यहाँ थोड़ी ना कम कर देगा, मेयर थोड़ी ना कम कर देगा सर। पार्षद और मेयर थोड़ी ना वो महंगाई कम कर देगा। ये तो विधायक और सांसद ये लोग मिलकर अगर चाहेंगे तब कुछ हो सकता है, पार्षद थोड़ी ना कम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कहीं पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों में गड्ढे हैं, वो तमाम जो मुद्दे, जो लोकल मुद्दे हैं आपके, जो है अलग अलग क्षेत्रों के, जिस तरह से हमारे स्थानीय निकायों के क्षेत्र जैसे शहरी क्षेत्रों के हैं, आपके शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं, वहां पर आपका ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, वहां पर रोडों का अच्छी व्यवस्था नहीं है, आपने रोड के लिए जो है उचित वो नहीं करी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सत्ता में आए थे कि लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के विकास के लिए, हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगी, गाँवों के विकास के लिए काम करेगी। लेकिन जो हमारा शहरी क्षेत्र है, जो नगरीय क्षेत्र है, उनमें आज भी सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उनमें पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उनमें सड़कों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, उसमें आज बिजली की जो इन्होंने महंगाई की जो बिजली महंगा कर दिया है। तो ये तमाम मुद्दे, चाहे आप क्षेत्र के स्तर पर लिखो, शहरी क्षेत्रों में लिखो, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है बड़े शहरों में। तो ये तमाम मुद्दे बीजेपी ने छोड़ रखे हैं और जिन पे बीजेपी ने कभी कोई काम नहीं किया, न सोचा। इनका केवल चुनाव से मतलब होता है। पवन तोमर जी, आपने तमाम मुद्दे छोड़ रखे हैं। सपा का कहना है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का कहना है कि आपने तमाम मुद्दे छोड़ रखे हैं, अब उसी पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है तोमर जी की जो पार्टी, आप लोग भी कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टी को उलझा कर रख रहे हैं कि तुम अंकिता हत्याकांड के बारे में बोलते रहो, तुम पेपर लीक के बारे में बोलते रहो, और हम तो भैया निकाय चुनाव में फिर अपने तरीके से काम कर लेंगे। आप लोग भी बड़ी चालाकी से इन लोग को इसी में उलझाए रखे हैं, वरना आप देख लीजिए, अभी तक तो हम नहीं देख रहे कोई भी विपक्षी पार्टी इन मुद्दों तक पहुंचा भी है वहां तक। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है, दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी हो या आम पार्टी हो, ये इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। उत्तराखंड की जो जनता है वो पूरी तरह से जानती है और इनको पहचानती है। जहां तक आम पार्टी का सवाल है, आम पार्टी को तो अभी जनता ने किस तरह से दुत्कार दिया उत्तराखंड की, और इनकी हैसियत इनको बता दी। काठ की हांडी 2 बार नहीं चढ़ाती, एक बार ही चढ़ती है।
आप ये देखिए, इनकी 2 राज्यों में इत्तेफाक से सरकार आ गई तो ये रंगीन हंसे सपने देखने लगे। इनके पास कोई किसी प्रकार का मुद्दा ही नहीं। अभी आप उत्तराखंड में देखोगे, इनका कोई जिला अध्यक्ष, जिले की इनका संगठनात्मक ढांचा खत्म है, प्रदेश का इनका कोई ढांचा बना ही नहीं है। इक्का दुक्का तो जो व्यक्ति है वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं। आम पार्टी का तो खैर उत्तराखंड की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक तरह से पूरी तरह से इनका सफा पूरी तरह से कर दिया जो चुनाव में आए थे। रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने ही घर में किस तरह से उलझी हुई है यही समझ नहीं पा रहा है। इनके नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनसे ये उभर नहीं पा रहे हैं। जनता की इनको किसी किस्म की जो चिंता है वो चिंता इनको मालूम ही नहीं है। जनता की चिंता अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो मैंडेट जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है उस पर 100% खरा उतर रही है। ठीक है। और आप देखिए, ये छोटी छोटी बातों को जो उठा रहे हैं कि साहब ये कर दिया वो कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, आज उत्तराखंड की जनता हो या पूरे देश का विश्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक टक्की लगाए बैठा है। ठीक और है। ये इनको भी मालूम है अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर ठीक है। सकती है। ठीक है अमरेंद्र वो जी, इनको भी ये जवाब मालूम दीजिए है सर। कि अगर कोई आगे बढ़ सकता है वो भारतीय जनता ठीक है पार्टी पवन आगे भाई, बढ़ा सकती है। ठीक है पवन भाई, जवाब भी ले लीजिए। देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि पवन तोमर जी नींद में रहते हैं, और जिस तरीके की वो बातचीत कर रहे हैं और ख़ासकर आम आदमी पार्टी को लेकर के, उनको शायद, मैंने अभी बताया आपको कि भारत की तीसरी पार्टी है इस समय जहाँ पर जो जिनकी 2 से अधिक राज्यों में, 1 से अधिक राज्यों में सरकार है। तो वो कह रहे हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया होगा। वो जानते हैं कि राजनीति में चीज़ें इत्तेफाक से नहीं होती, वो आप मेहनत से ये भी तो होती हैं, बताइए ना, मुद्दों के आपके आधार मनीष पर, सिसोदिया जी कहाँ हैं और मुद्दों के आधार किस पर होती कारण है। है? मैं आ रहा हूँ पवन जी, मैं नहीं बोला ना कुछ। जी। आप धैर्य रखेंगे, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि आम आदमी पार्टी को लेकर के उन्होंने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, यहाँ तो दिल्ली में 3-3 बार चढ़ गई, और लगातार अभी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा, तो शायद ये भूल गए कि ये जब इन्होंने इनकी पार्टी आज लगभग 43-44 साल की हो गई, तो जब शुरू में 10-12 साल की इनकी पार्टी थी, इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं होते थे। हम तो उत्तराखंड की पहली ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 70 विधानसभा सीटों पर पहली बार चुनाव लड़ करके अपने प्रत्याशी लड़ाए, और बहुत अच्छे कई सीटों पर जो है, हम स्वीकार करते हैं कि जनादेश हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया, लेकिन कई सीटों पर बहुत अच्छा मार्जिन रहा, और उनमें से कई लोगों को तो ये इनकी पार्टी जो है घबरा करके कई लोगों को लेकर के भी गई, और जब वो हमारी पार्टी में थे तो उन पर लांछन लगाते थे, और अब उनको अपनी पार्टी में ले जा करके पदों पर भी बैठा दिया गया है। और एक हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले एक व्यक्ति को तो इन्होंने प्रदेश प्रवक्ता भी बना दिया, और भी लोगों को कई पदों पर इन्होंने रखा है। तो ये इनकी खिसियाहट है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के जब भी कोई बात आती है तो इस तरीके की बातचीत करने लगते हैं। अब मैं आज के मुद्दे पर भी थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा कि आज जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि ये बात हो रही है कि सांसदों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की। तो हालांकि मेरा ये मानना है कि ये कोई इस तरीके विकास को लेकर के कोई मीटिंग नहीं है, ये उनके संगठन की मीटिंग है, जिसमें सांसदों के साथ साथ उनके प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जिसमें उनके प्रदेश के प्रभारी भी बैठे हैं, उनके सह प्रभारी भी बैठे हैं, और भी लोग उस बैठक में बैठे हैं। तो इनका विकास को लेकर के इनका कोई मतलब नहीं है। इनका 24 घंटे, जो आपने भी जिस बात को कहा कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, इस बात की हम भी तारीफ़ करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। इनको प्रदेश के लोगों के जो सरोकार के मुद्दे हैं उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। इनको केन प्रकार चुनाव जीतने की रणनीतियां बनानी होती है, और मैं आपके इस चैनल पर बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि कभी भी ये विकास को लेकर के नहीं जीतते, बल्कि ये जो चुनाव को लेकर के इनका प्रबंधन है, इनका अनुभव है, उसको लेकर के ये चुनाव जीतते हैं। ठीक है जीतराम आर जी, देखिए इस वक्त जैसा कि अभी अमरेंद्र भाई भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि
देखिए दो चीज़ें हैं, संगठन मजबूत है, अमरेंद्र भाई भी जानते हैं संगठन मजबूत है, और चुनाव के मूड में रहती ही है बीजेपी, और ये किसी से छिपा नहीं है। वो खुद कहती है हम लोग चुनाव के मूड में, आप कभी भी चुनाव करा लो। इसीलिए आप देखिए कई जगहों पर दो बार इनकी सत्ता में ये लोग आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसीलिए आ गए हैं लोग। तो जीतराम आर्य जी, देखिए कांग्रेस कब आएगी चुनाव के मूड में? और कांग्रेस अभी एक छोटा से, कांग्रेस को बीजेपी ने उलझाया हुआ है। आप लोगों को कुछ मुद्दों में बीजेपी ने उलझा दिया है कि आप लोग इस मुद्दों पे बोलिए, हमारा तो फायदा होगा, और जब देखेगा लोकसभा आएगा चुनाव, तो आप किसी और मुद्दे पर उलझते फिरेंगे आप, ये भी मैं आपको बता दूं। और फिर राहुल गांधी हो, आप प्रदेश की बात कर ले तो प्रदेश के अंदर जिस तरह से सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, आप देखिए सचिन पायलट किस तरह से बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो एकदम हिली हुई हैं। और अगर जड़ें हिली हुई हैं, जहां जहां पर कांग्रेस की जड़ हिल गई है, वहां वहां पर आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। पिछली बार उतना नहीं था लेकिन उतना नहीं था, फिर लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसमें भी जो आम आदमी पार्टी है उसने सेंधमारी कर ली, और वोट परसेंटेज इनके ठीक ठाक रहे, नहीं बहुत बेहतर कह सकते, ठीक ठाक हम कह सकते रहे। तो इस बार अगर ज़्यादा रहेंगे तो ठीक ठाक से ऊपर आ जाएंगे, बढ़िया रहे। फिर क्या करेंगे सर? फिर तो कांग्रेस तो फिर अपने आप खत्म हो जाएगी, उसमें बीजेपी को कुछ करना ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस देश में बहुत मजबूत पार्टी है, और आप ये लगाइए कि हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। जो आप देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर जो बात कर रहे हैं, है तो सबके अंदर है। भाई साहब यही तो गड़बड़ है, आपके यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, यही तो गड़बड़ है कि आपके यहाँ कमी नेताओं की नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई बहुत है, यहीं पर गड़बड़ है, नेतृत्व की कमी है यहाँ पर, नेताओं की नहीं, नेतृत्व की कमी है। आपको मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से, उससे पहले भी अपने दायित्वों को तय करने में इतने ही पसीना निकल गया है कि आज तक भी तय नहीं कर पाए। तो ये लगाइए कि उनका अंदरूनी कितनी खींचतान होगी कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं अपने दायित्वों को। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है बहुत मजबूत पार्टी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, और निश्चित रूप से कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हमारे, निश्चित रूप से वो कांग्रेस की मजबूती के लिए, और चुनाव के, हम हमेशा चुनाव के उसमें तैयारी में रहते हैं। हमारे संगठन ग्राम स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के, और प्रदेश अध्यक्ष तक, प्रदेश स्तर तक हमारे पूरे संगठन है। कांग्रेस एक मजबूत है, कांग्रेस के परिवार है, और कांग्रेस जब भी चुनाव होंगे, कांग्रेस एक मजबूती से जीतराम आर्य जी, एक छोटी सी मैं आपको बात नगर पालिकाओं के हो, चाहे नगर जीतराम आर्य जी, महानगर पालिका, ठीक है, मैं छोटी सी एक बात बताऊं। मैं ऐसे ही आ रहा था अपने घर से ऑफिस के लिए, तो ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिल गए, तो ऐसे ही बातचीत होने लगी, वो भी मेरे साथ इधर ही आ रहे थे। तो जब ऐसे बात होने लगी, कुछ लोग बड़े लोग थे, मुझसे थोड़े बड़े थे, तो ऐसे जब बात हुई तो राजनीति को लेकर बात हुई। तो देखिए जो उन्होंने बोला, मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो कौन लोग थे मैं भी नहीं जानता हूँ, ऐसे सड़क पर ही ऐसे बात हो गई मेरी। तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस का अस्तित्व यूकेडी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी वो ठीक ठाक काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी आई है जो अब लगी हुई है, ये इनका अस्तित्व खत्म कर देगी, क्योंकि ये लोग अब अपने अस्तित्व को खुद नहीं बचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर चीजें चल रही हैं, हाल या फिलहाल जो भी चीजें इस वक्त हैं, और ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में ही चल रही हैं, ये देश में आपके कई राज्यों में इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब बताइए, सचिन पायलट बैठे हुए, अब आप बताइए, हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। तो ये जो चीज चल रही है, मैं ये कह रहा हूं ना कहीं नेतृत्व की कमी है। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो सांसदों के साथ सीएम धामी की बैठक कुछ ना कुछ कहलाता है, और बैठक ये कहलाता है कि बीजेपी मिशन मोड में है, और वो चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर रही है, सांसदों से बात कर रही है कि आप किस तरह से आप तैयार हैं, और उनसे भी राय ली गई है, और इधर भी बात चल रही है, भाई अपनी भी राय रखी गई है, ताकि कोई क्लेश ना हो, जब चुनाव आए तो कोई क्लेश ना हो और सब कुछ ढर्रे पर चले। ठीक है, जीतराम आर्य जी, आप ही के पास आते हैं। जीतराम आर्य जी, सवाल यही है कि आप देखिए, अभी बीजेपी है, सांसदों के साथ बैठक कर रही है, आपके यहाँ अभी चीज़ें, अभी बात हो रही थी कि देखिए कई जगहों पर देख लीजिए संगठन आपका मजबूत नहीं हो रहा है। वही मैं कह रहा था, कुछ लोगों से बात हो रही थी तो आम आदमी पार्टी और यूकेडी पर कह रहे थे कि ये लोग निकल सकते हैं,
अगर ये संगठन मजबूत नहीं करेंगे। और खासकर यूकेडी के लोग कह रहे थे कि यूकेडी आप क्षेत्रीय पार्टी है, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इधर आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज भी अच्छे हो रहे हैं। तो देखिए, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी, आप अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ेंगे, जहाँ जहाँ आप कमज़ोर पड़े हैं आपने देखा है कि वहाँ वहाँ क्या हासिल हुआ है। और माफ़ कीजिएगा, हर जगह सीखने वाली चीज़ होती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबसे सीखना चाहिए। आप देखिए गुजरात में भी देखिए, आप कहीं भी चुनाव हुआ हो, कर्नाटक में होने वाला है, और भी जगह देखिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप उत्तराखंड में इवन देख लीजिए, यहाँ तक कि आप वहाँ पर भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। इस पर एक मंथन करने वाला है कि नहीं जीत राम जी? जीत राम जी की आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, देखा जाए। हाँ, आ गई जी 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 आवाज आई। जी जी। देखिए, कांग्रेस इस देश में बहुत मजबूत पार्टी है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। ठीक है। और जो आप हमारे इसमें जो परिवर्तन का वो चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह से देश के अंदर जो शक्तियां इस समय काबिज हैं, निश्चित रूप से वो जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों ने एकाधिकार टाइप का मान लिया है। और वो एकाधिकार जो है वो विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने का काम जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उसका काम है। और नेचुरली राजनीति में होता है ऐसा, भाई शह और मात का खेल तो होता ही है। तो क्योंकि जो सत्ता में होता है वो चाहेगा कि विपक्ष कमजोर रहे, और विपक्ष कमजोर रहे तो वो निरंकुश सत्ता चला सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से हमको और मजबूती प्रदान करेंगे विपक्ष को। और चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी, आप देख रहे होंगे जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी देश के अंदर हावी हो रही है और उससे विपक्षी एकजुटता को मौका मिल रहा है। तो निश्चित देश हित में, क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में निश्चित रूप से कांग्रेस एकजुट होगी। सतह पर आपका इसमें कोई वार्तालाप हो, कोई सुझाव हो, सजेशन, राजस्थान में भी जो है वो उनका सुझाव था। नहीं और जीतराम जी, आप बात ये है ना उत्तराखंड कि में भी सुझाव एक्चुअली देखिए उत्तराखंड में भी जीतराम जी, प्रीतम सिंह जी का सुझाव था। ठीक तो है निश्चित रूप से वो सुझाव हमारे जीतराम जी सर राष्ट्रीय देखिए, स्तर पर एक मंथन के लिए वो सुझाव होते हैं, और उन पे मंथन होगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे पास आएगा। नहीं बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन जीतराम जी, आप देखिए, अगर सुझाव की बात की जाए तो सुझाव मानते नहीं है ना आपके यहाँ, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं आप भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, और बहुत वरिष्ठ लोग हैं आपके यहाँ, जो एक अच्छे नेता भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो वरिष्ठ लोग हैं और अब जो युवा नेता जो हुए हैं, जो अब वरिष्ठ की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, इनसे कलेश हो रहा है। और जब कलेश हो रहा है तो यहां पर यह हो रहा है कि भाई पार्टी जो है समझ नहीं पा रही है। और समझाने की बात आप कर रहे हैं, समझने के लिए तो सर नेतृत्व तो नहीं तैयार है। सोनिया गांधी का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, आप चले जाइए, राहुल गांधी का अलग है, प्रियंका गांधी का अलग है। प्रियंका गांधी के प्रवक्ता राजस्थान पर कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। तो सर इसी को तो समेटना है। ये जो बिखर गया है, दाल चावल पूरा बिखर गया है, इसको समेटना है। यही मैं कह रहा हूँ, जब ये चीजें होंगी तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय स्तर पे हम एक मंथन का मौका मिलेगा। और इन चीजों को जो चीजें आ रहे हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, तमाम हमारे, चाहे वो जूनियर लीडरशिप हो, चाहे सीनियर लीडरशिप हो, अलग अलग माध्यमों से जो सुझाव आ रहे हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मंथन के लिए आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के ऊपर भी, उत्तराखंड के ऊपर भी, जहां जहां इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, इस तरह के बातें हो रही है, तो निश्चित रूप से उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भाई जी, आप तो विधायक रहे हैं, आप मैं बार बार कहता हूं, आप एक अच्छे विधायक भी रहे हैं। पूरा विश्वास है कि कांग्रेस नए रूप में ठीक है, अभी अपने पार्टी पर विश्वास रखना और अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए ना कि यहाँ सुझाव छोड़िए, यहाँ पर थर्ड फ्रंट से बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार, राहुल और तेजस्वी मुलाकात कर रहे हैं। कहाँ सर सुझाव की बातचीत हो रही है? ठीक है, पवन तोमर जी, देखिए एक जो आरोप भी लग रहा है, आरोप ये लग रहा है कि अभी तक दायित्वधारियों को दायित्व नहीं दिया गया है। जब बात होती है तो कहते हैं भाई केंद्र में लिस्ट भेज दी गई है, वहां से मुहर जब लग जाएगी तब दायित्वधारियों को दायित्व बांट दिया जाएगा। अभी
साल 1.5 साल हो रहे हैं सर, किस चीज़ की देरी हो रही है और किस चीज़ पर इतना मंथन किया जा रहा है कि अभी आप लोग 100 लोगों का नाम तक अभी सही से डिसाइड नहीं कर पाए? अच्छा ठीक है, कर लिए तो अभी उस पर मुहर नहीं लगा पाए। मतलब कहाँ रह जा रही है चीज़ें अभी? देखिए, अभी मुझे अपने भाई जो कांग्रेस के प्रवक्ता जीतराम भाई जी, इनका आवाज सुनाई नहीं दे पा रही। ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, लेकिन जीतराम आज आपकी के बात जो से वॉल्यूम थोड़ी आप लोग तेज कर दीजिएगा। हाँ, जी जी। आपकी बात से ये स्पष्ट हो रहा है, आपने जो इनको उत्तर दिया है या इनकी जवाब लेकर के इनको कहा है, तो मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है और ये वास्तविकता भी है। जीतराम भाई जी, वो बात दूसरी है, ये वास्तविकता में नहीं जाना चाहते, अपनी पार्टी का एक बचाव करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बोलने से बचाव नहीं होता। बचाव वास्तव में धरातल पर होता है, अपने व्यवहार में होता है और उसको धरातल पर उतारने से होता है। आपने जो मैं कह रहा था कि इनके जो नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के नेता यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वास्तव में हमारे में नेता कौन है। ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास नेता कौन है, एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। हरीश रावत जी कुछ बोलते हैं तो प्रीतम सिंह जी उसका खंडन कर देते हैं, प्रीतम सिंह जी कुछ बोलते हैं तो हरीश रावत जी उसका खंडन कर देते हैं। आखिरकार यही डिसाइड नहीं कर पाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस का लीडर कौन है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक सवाल है चुनाव का, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चुनाव कराते हैं निर्वाचन आयोग तो वो पूरी तरह से तैयार रहती है। ये कभी कोई तैयारी नहीं है, हमारी पूरी तरह से हमेशा तैयारी रहती है। अभी आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, त्रिपक्षीय जो चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक नहीं पूरी की पूरी सीटों पर प्रमुख बने हैं, पूरी की ठीक है, पूरी लेकिन सीटों पर दायित्वधारियों पर भी प्रमुख बता बने दिए हैं। तोमर जी, दायित्वधारियों पर पवन जी, कि किस तरह से दायित्वधारियों पर इतनी भारतीय देरी जनता क्यों? पार्टी काम में विश्वास रखती है, दायित्व में इतना विश्वास नहीं रखती। अब ये परेशान है कि साहब इन्हें कुछ दायित्व क्यों नहीं दिए जा रहे। अगर दायित्व दे देंगे तो फिर बात आ जाती है कि साहब इन्होंने तो दायित्व बंटवारा बंदर बाट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती कि वो दायित्व में विश्वास करती है। हाँ, जो संवैधानिक पद हैं उनमें कुछ पदों पर हमारे बैठे हैं, जैसे किसान आयोग है, महेंद्र भट्ट किसान आयोग काफी में दिनों से बैठे लॉलीपॉप हुए भी हैं। तो दे रहे हैं ना। वो तो कह रहे थे कि अभी होली के समय होली आई है और तोहफा लाई है, मतलब कह रहे थे कि होली किसी है, किस्म अब का लॉलीपॉप तोहफा मिलेगा भारतीय लोगों जनता को। पार्टी ने कभी दिया ना देंगी। हाँ। ये एक चर्चा, जो विपक्ष गण है ये एक चर्चा करता है कि साहब इन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया। हमारे जो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें आपस में बैठ करके सलाह मशविरा करके जो भी निर्णय होता है आपस की सहमति से निर्णय होता है। और आप देखेंगे कि आपस की सहमति से जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी बखूबी देने जा रही है। ठीक और जहां तक सवाल है दायित्व का, अभी दायित्व का और जहां से विकास कार्यों का लेकर के इसमें कोई आपस में संबंध नहीं। कार्यकर्ताओं का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती आई है और करेगी। इसीलिए तो संगठित भी है। ठीक है, दायित्व के प्रति इतने गंभीर हमें अमरेंद्र भाई, नहीं होना चाहिए और विपक्ष को भी, ये हमारा आपस का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक मामला है। ये हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी खूबी से जनता के कसौटी पर खरा उतरना अमरेंद्र भाई, मेन हमारा काम है। अमरेंद्र भाई देखिए, दूसरा का नहीं है, आपका पारिवारिक हो गया जी और दूसरे का नहीं हुआ, जीतराम आर्य जी देखिए, दूसरे के झगड़े हो गए। अमृत मिश्र जी देखिए, बात बिल्कुल पते की है। देखिए, पार्टी जब पार्टी बन जाती है, ठीक है, तो वो भले ही आपके लिए घर हो जाए, लेकिन फिर वो सामाजिक रूप से वो खुली हो जाती है। फिर उसमें जो चल रहा है उसकी जवाबदही हो जाती है। अभी यहाँ पर हम बात करें दायित्वधारियों की बात करें तो हो सकता है उसको लेकर भी मीटिंग की गई हो कि किस तरह से दिया जाएगा, और कई ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है तो जो नाराज़ होंगे उनको भी कैसे मनाया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर भी बात हुई होगी, सांसदों ने बताया होगा कि हम किस तरह से काम करें इस चीज़ को लेकर। काफ़ी सारी चीज़ें, रोड मैप तैयार की जाएगी। तो ये जो पॉइंट लेकर बीजेपी चल रही है, और बीजेपी जिस तरह से इस वक्त जिस तरह से संगठन के रूप में आप बात करें, किसी भी रूप में बात कीजिए, वो चल रही है, अपना रास्ता बना रही है। तो ये सबको इधर उधर करके रास्ता बना रही है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको इधर उधर करके वो अपना रास्ता बना लेगी और फिर से वो कहीं ना कहीं फिर से आकर सत्ता में फिर से काबिज हो जाएगी। निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन आप देखिए, हरिद्वार में किया उन्होंने अच्छा प्रदर्शन। तो कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कमी रह जा रही है आप लोगों में? देखिए, हर राजनीतिक
दल अपनी क्षमताओं के हिसाब से, अपनी ऊर्जा के हिसाब से काम करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये स्वीकार करने वाली बात है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उनका जो काम करने का वो जो काम करने के तौर तरीके हैं वो चुनाव की दृष्टि से बहुत मजबूत तौर तरीके हैं। उनका, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उनका इस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं होती कि प्रदेश या देश कहीं विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अगर आएगा भी तो ये उनकी चिंता में बाद में आएगा। उनकी प्राथमिक चिंता क्या है? उनकी प्राथमिक चिंता ये है कि कैसे उनकी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहे। अभी आप देखेंगे कि देश में स्कूल्स, देश में विद्यालयों की स्थिति, देश में अस्पतालों की स्थिति भले ही कैसी भी हो, लेकिन पिछले 5-7 सालों में उन्होंने अपने जो कार्यालय हैं, चाहे जिला स्तरीय कार्यालय हैं, चाहे राज्यों के कार्यालय हैं, चाहे उनके देश का कार्यालय है, आप उसमें देखेंगे कि बड़ी तरक्की हुई है। बड़े 5 स्टार कार्यालय इन्होंने बना दिए हैं। ये अपनी पार्टी पर फोकस करते हैं, संगठन पर फोकस करते हैं कि कैसे संगठन के कार्यकर्ता की परवरिश की जाए, कैसे उनके संगठन के जो भी काम आए उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। जैसे अभी आप कह ही रहे हैं कि संगठन में उन्होंने अपने सारे मोर्चे बना दिए, सारे प्रकोष्ठ जो भी उनके यहाँ होते हैं सब उन्होंने बना दिए। लेकिन जब सरकार के भीतर जब बात आ रही है तो अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे तो धामी जी तो अपनी कैबिनेट में भी का भी पूरा विस्तार नहीं कर पाए अभी तक भी 2 सीटें वहाँ खाली है, वो मंत्री नहीं बना पाए। हालांकि अभी पवन जी कह रहे थे कि जहाँ आवश्यक होता है वहाँ वो बनाते हैं। तो हम भी इस बात को मानते हैं और हम इस बात का समर्थन करते हैं और मैं तो पवन जी की बात से 100% सहमत हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल इसी रूप में चले, ना वो दायित्वधारी बनाए, ना ही वो जो 2 मंत्री भी बनने हैं वो भी ना बनाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा इस बात को कि दायित्व का विकास से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ कार्यकर्ता को सम्मान देने की एक बात होती है। अभी आपकी डिबेट में कहा, तो निश्चित तौर पर जब किसी भी दायित्वधारी का किसी डेवलपमेंट के मामले से किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो उनको बनाना मतलब राज्य में फिजूल खर्ची है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार अगर ऐसा करती है कि 5 साल तक किसी को भी कोई दायित्व नहीं देगी, तो इस दायित्व का हम विरोध में होने के बावजूद भी हम उनका स्वागत करेंगे कि एक अच्छा निर्णय वो ले रहे हैं। तो हम इस बात से पूरे सहमत हैं कि ये दायित्व नहीं बंटने चाहिए और कैबिनेट की जो 2 कुर्सियां हैं उस पर भी किसी को नहीं भरा जाना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि इनकी नज़र में ये है कि प्रदेश का विकास। अमरेंद्र भाई, अब आम आदमी पार्टी भी सीख रही है बीजेपी को देख देख के राजनीति, क्या करना है क्या नहीं करना है, समय समय पर छोड़ना है। हमको बीजेपी से सीखने की आवश्यकता सीख रही है हम तो अब आम आदमी पार्टी भी। हम अच्छा अमरेंद्र भाई देखिए, बीजेपी को लेकर के बीजेपी से अमरेंद्र भाई एक सवाल ये है जी। कि आप लोग जो लोकल बॉडी के जो मुद्दे हैं जी। वो तो कोई उठा ही नहीं रहा है ना। बात यहाँ पर सवाल ये है, देखिए अमरेंद्र भाई, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। मैं इतने दिन से डिबेट करा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने इतने दिन से डिबेट कराया है, और अगर हम ही लोकल चीज़ों को उठा लें तो उठा लें, वरना आज तक किसी ने भी नेता ने, यहाँ किसी प्रवक्ता ने ये बात नहीं कही कि यहाँ पर भैया ये देख लेना वहाँ नाली नहीं है, वहाँ देख लेना खड़ंजा नहीं है, वहाँ जाके देख लेना ये नहीं। लोकल बॉडी के चुनाव, जो लोकल मुद्दे हैं उत्तराखंड के, लोकल मुद्दा आपका पेपर लीक मामला नहीं है, ये लोकल मुद्दा नहीं है कि आप इसको लोकल मुद्दा बनाकर आप कुछ भी कर लें, वो नहीं। अंकिता हत्याकांड लोकल मुद्दा आप बनाकर कुछ भी कर लें, वो नहीं है। लोकल मुद्दा है जो लोग पार्षदी में आपको चुनाव देंगे, वो पूछेंगे आपको, भैया हमारी नाली को कैसे, ये बताओ सफाई करोगे कि नहीं करोगे, तब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल मुद्दे ये आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं उस बात पर भी आऊँगा। पहली बात जो आपने कहा कि अंकिता भंडारी का आपने उल्लेख किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, वो एक छोटा सा उत्तराखंड है और जाहिर सी बात है उत्तराखंड की अस्मिता से, उत्तराखंड की बहन की बेटी की हत्या से अस्मिता और उसकी इज्जत से जुड़ा मामला है। तो वो एक लोकल मामला है जिसको राजनीतिक रूप से उस पे राजनीतिक रूप से फायदा हो नुकसान हो, मैं तो ये मानता हूँ कि वो राजनीतिक विषय नहीं, वो एक भावनात्मक विषय है उत्तराखंड की अस्मिता का। तो एक मुद्दा है। आपने कहा कि पेपर लीक है, पेपर लीक से कौन लोग जुड़े हैं? उत्तराखंड का हर नौजवान जुड़ा है, हर परिवार जुड़ा है जो
अपने बच्चों को तैयार करते हैं, अपने खेत बेच करके, अपनी लेकिन जमीनें इसे तो बेच आप लोकसभा करके। चुनाव में उठा मैं सकते हैं नहीं, ना। मैं आ रहा हूँ उस पर। हम्म। मैं तो ये ऐसा नहीं कि ये मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं। अब आते हैं जो आपने कहा कि नालियों की स्थिति क्या है। और जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ निकायों के चुनाव होने हैं तो जो जो शहरी इलाकों के भीतर, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे वो जल भराव की समस्या, कोई भी समस्या हो, उन पर तो बात होती है। लेकिन सामान्य तौर पर जो इस तरीके की डिबेट होती हैं उसमें बड़े मुद्दों पर ही चर्चा होती है। कई बार आपके चैनल पर ही स्मार्ट सिटी के भीतर किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे निर्माण कार्यों को लेकर के हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, तो उसको लेकर के तमाम दल लगातार उठाते हैं, आपके चैनल पर भी उठाते हैं। और उसके अलावा खबर भी इसीलिए बनती है क्योंकि हम लोग जब उनको सड़क पर उठाते हैं, चौराहों पर उठाते हैं, चाहे हम स्थानीय सरकार का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर। और ये भी एक मुद्दा है कि कभी चाउमीन बेचने वाले, क्योंकि निकाय के चुनाव आ रहे हैं, कभी चाउमीन का ठेला लगाने वाले एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से जो है पिछले 5 सालों में जो है उन्होंने खुद जो उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है, कैसे वो 20 करोड़ से ज्यादा उन्होंने कमा लिया है। तो ये बड़ा मुद्दा है ठीक है पवन भ्रष्टाचार तोमर का। जी, एक चीज कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में है, आप लोग काफी सारी जो उत्तर प्रदेश से काफी प्रभावित रहती है। उत्तराखंड के जो यहाँ की सरकार है वो उत्तर प्रदेश से काफी प्रभावित रहती है। उत्तर प्रदेश में तो निकाय चुनाव में भाई एक चीज लागू कर दी गई, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, वहाँ के मंत्री, इन लोगों के किसी भी जानकारों को, इन लोगों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये समझा जाए कि इस बार के चुनाव में, अगर निकाय चुनाव होता है, तो इस बार के चुनाव में ऐसा ही कुछ उत्तराखंड सरकार भी करेगी, कुछ ऐसा जिससे भाई नज़ीर पेश हो? पवन तोमर जी, पवन तोमर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बोलिएगा। जी पवन तोमर जी, देखिए जो उत्तराखंड की सरकार है वो उत्तर प्रदेश की सरकार से काफ़ी प्रभावित रहती है और काफ़ी मेल मिलाप भी अच्छी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वहाँ तो साफ कर दिया गया, वहाँ मंत्री, सांसद या विधायक या एमएलसी किसी के भी जो रिश्तेदार होंगे या उनके जानकार होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। वो साफ शब्दों में सीएम योगी ने कह दिया। तो क्या यहाँ पर भी समझा जाए, यहाँ की सरकार भी कुछ ऐसा ही नज़ीर पेश करेगी ताकि ये एक अच्छा संदेश जाए? क्योंकि परिवारवाद आप लोग कहते रहते, परिवारवाद परिवारवाद, तो इस परिवारवाद को खत्म किया जाएगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक सवाल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश होने के नाते वो सारी चीजें जो उत्तर प्रदेश में है वो उत्तराखंड में भी है। और उत्तराखंड में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक नीति और रीति है। भारतीय जनता पार्टी अगर परिवारवाद का विरोध करती है तो उसको धरातल पर उतार के भी दिखाया है। हम अन्य पार्टी की जगह नहीं है कि अगर सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी तो उसके बाद उनका पुत्र बनेगा, उसके बाद उनका दामाद बनेगा या कोई उनकी बेटी बनेगी। ये अन्य पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जहाँ तक सवाल परिवारवाद का, परिवारवाद को अगर समाप्त करना है, देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं उनको खुद नहीं पता कि आने वाले टाइम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। आप चाहे वो बसपा देख लीजिए, बसपा में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ठीक है पवन भाई, ठीक है, समय कम है पवन भाई। जीत राम आर जी, सर 10 सेकंड सर, समय कम है मेरे पास। जीत राम आर जी, देखिए यही चीज है परिवारवाद, मतलब कि अगर निकाय चुनाव होते हैं तो क्या इस पर आप लोग जोर देंगे कि भाई ऐसा ना हो कि सब करीबियों को ही आप लोग टिकट का बंटवारा कर रहे हैं और फिर हो जाता है माथापच्ची, फिर होती है लड़ाई झगड़ा आपके यहाँ? तो क्या इस चीज को इस बार रखा जाएगा सामने? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को हम वो कहेंगे। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पे कांग्रेस का हमेशा जोर रहा है और उसी पे आगे भी जोर रहेगा कि जो हमारा कैंडिडेट हो वो एक स्वच्छ छवि का हो, जिताऊ हो और टिकाऊ भी हो साथ में। अब परिवार से दूर रहे, परिवार से दूर रहे।
ताकि आप लोग भी कह सकें। बिल्कुल, उसे परिवार से नहीं मतलब है, जिताऊ कैंडिडेट से मतलब अगर नहीं, ये से भी पक्षीय है तो क्यों नहीं फिर होगा? बात तो वहीं आ जाएगी कि प्रीतम सिंह का कहना नहीं नहीं माने नहीं नहीं तो फिर वो ऐसा प्रीतम सिंह बेचारे फिर आ जाएंगे मीडिया के ऐसा नहीं है, सामने, वो फिर ये कहेंगे ये लोग करण महारा ये- ने ये कहे, फिर भाई करण महारा को ऐसा है आना ना, पड़ेगा। सुनिए 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 अगर कोई एलिजिबल है, कोई क्वालिफाइड है, कोई अगर उस योग्य है जीतने इसी के चीज लिए है, देखिए, तो यही कांग्रेस तो क्यों नहीं नजीर पेश करेगी? करनी है। एलिजिबिलिटी भाई बहुत ऐसा लोग हैं थोड़ी है कि आपके, आपको थोपने वाली मालूम है बात होती है। कितने लोग हैं आपके भाई यहाँ जो काम देखिए, कर रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, हाँ, ऐसा नहीं है ना कि किसी के ऊपर महानता थोपी जाए। वो कोई अगर कर्म से अपना महान कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको रोकने का काम कोई पार्टी थोड़ी करेगी। ठीक है, ठीक है। भाई बहुत बहुत अगर धन्यवाद सभी वो मेहमानों का, समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।